हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ASV नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जापानीज इंडस्ट्री की एक बेहद खास मूवी जिसका नाम है द लास्ट रेसिपी, जो कि सासाकी नाम के एक ऐसे शेफ के ऊपर बेस्ड है जिसके अंदर एक ऐसा अद्भुत टैलेंट है। अगर वो किसी भी डिश को एक बार ट्राई कर ले या फिर उसे किसी भी डिश के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिल जाए तो वो डिक्टो टेस्ट की डिश को तैयार कर सकता है और लोग इसके हाथ का खाना खाने के लिए घंटों वेट करते हैं। लेकिन इसकी लाइफ में कुछ ऐसे अनसुलझे सीक्रेट छिपे हुए हैं जो हमें इतिहास के पन्नों तक ले जाएंगे। अब वो कौन से सीक्रेट है ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक फ्यूनरल सीन दिखाया जाता है जहाँ एक जॉन नाम का लड़का बार बार सासाकी को कॉल करता है और उसे फ्यूनरल अटेंड करने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों नहीं आना चाहते, जबकि तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि अंकल रोनी हमारे पिता जैसे थे, उन्होंने हमें बचपन से पाला है और आज जब वो इस दुनिया को छोड़ कर जा चुके हैं तो तुम उन्हें आखिरी बार देखने भी नहीं आ रहे। अब सासाकी उससे बिना कुछ कहे ही कॉल कट कर देता है। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति अपने आखिरी दिन गिन रहा है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी फेवरेट डिश खाना चाहता है जो कि एक फेमस रेस्टोरेंट की ऑमलेट राइस डिश होती है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जिस रेस्टोरेंट की डिश वो खाना चाहता है वो रेस्टोरेंट कई साल पहले ही बंद हो चुका है, जिस वजह से वो अपनी फेवरेट डिश को नहीं खा सकता। अब उसकी वाइफ सासाकी को बुलाती है क्योंकि ये बात पूरे शहर को पता है कि सासाकी के पास एक स्पेशल पावर है जिसकी मदद से वो किसी भी डिश को एक बार टेस्ट करके ही उसे बना सकता है, या फिर अगर उसे डिश के टेस्ट के बारे में थोड़ा सा भी डिस्क्राइब करके बताया जाए तो भी वो सेम डिश बना सकता है। इसी वजह से वो लेडी सासाकी को हॉस्पिटल में बुलाती है। अब सासाकी को पहले ही बता दिया गया था कि वो बूढ़ा आदमी क्या खाना चाहता है, इसलिए जब सासाकी हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो अपने साथ कुकिंग की सारी चीजें भी एक बॉक्स में भर कर लेकर आता है। इसके बाद वो उस रूम में ही एक छोटा सा किचन सेट कर देता है और अपने काम में लग जाता है। अब जब वो खाना बना रहा होता है तो उस खाने की खुशबू को स्मेल करके ही वो आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो खुशबू वैसी ही होती है जैसी रेस्टोरेंट से आती थी। अब जब सासाकी उन्हें खाना सर्व करता है तो दादाजी काफी इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि जो खाना सासाकी ने बनाया था वो खाना बिल्कुल वैसा ही टेस्ट कर रहा था जैसा वो अक्सर खाया करते थे। दरअसल दादाजी अपनी वाइफ के साथ उस रेस्टोरेंट में अक्सर ऑमलेट और राइस खाया करते थे, जो कि उन दोनों की फेवरेट डिश भी थी। और पहली बार जब वो दोनों मिले थे तब से ही ये डिश उनकी फेवरेट डिश बन गई थी। और यही वजह है कि दादाजी मरने से पहले अपनी वाइफ के साथ वही डिश खाकर अपनी पुरानी यादें ताजा करना चाहते थे। अब अपने पति को खुश देखकर वो लेडी सासाकी को 1 मिलियन येन देती है। लेकिन इतने सारे पैसे मिलने के बाद भी सासाकी रिच लाइफस्टाइल नहीं जीता, बल्कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है, क्योंकि उसके सारे पैसे कर्ज चुकाने में ही चले जाते हैं। अब आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि भाई सासाकी कौन से कर्जे में डूबा हुआ है। तो दोस्तों, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा जहां सासाकी का शानदार रेस्टोरेंट हुआ करता था। साथ ही उसके रेस्टोरेंट में कुछ वर्कर्स भी हुआ करते थे जो उसकी हेल्प करते थे, क्योंकि सासाकी के खाने की डिमांड काफी ज्यादा थी और वो अकेले सबके लिए खाना नहीं बना सकता था, जिस वजह से उसने कुछ शेफ को हायर किया हुआ था। अब सासाकी हमेशा अपने वर्कर से बेस्ट डिश तैयार करवाता था और अगर गलती से भी किसी भी डिश में कोई कमी निकल गई तो वो उस डिश को दोबारा से तैयार करवाता था, जिसकी वजह से टाइम और मेहनत दोनों लगती थी। साथ ही उसके कस्टमर को कई कई घंटों तक वेट भी करना पड़ता था और कई बार तो ऐसा भी होता था कि वो अपने कस्टमर को बिना खाना खिलाए ही वापस भेज दिया करता था, जिसकी वजह से उसके वर्कर्स और कस्टमर काफी ज्यादा परेशान होते थे। लेकिन सासाकी का मानना था कि अगर कोई उसके रेस्टोरेंट में कुछ बढ़िया खाने की उम्मीद से आता है तो उसे सच में बढ़िया ही सर्व करना चाहिए, न कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कुछ बनाकर खिला दिया जाए। और उसकी इसी आदत की वजह से लोगों ने उसके रेस्टोरेंट में आना ही बंद कर दिया था और धीरे धीरे करके वो कर्जे में डूबता चला गया और उसके ऊपर 100 मिलियन येन का कर्जा हो गया, जिसे चुकाने के लिए वो दिन रात मेहनत भी करता है। साथ ही उसने फूड ऑन रिक्वेस्ट नाम की सर्विस भी शुरू की हुई है जहां वो लोगों के डिमांड पर उनकी पसंद का खाना बनाता है। और हॉस्पिटल में जो खाना उसने बनाया था वो भी उसकी इसी सर्विस का हिस्सा था और फ्यूनरल के दौरान भी वो किसी के लिए खाना बना रहा था, जिस वजह से वो चाह कर भी अपने अंकल के फ्यूनरल पर नहीं जा सका। अब सासाकी अपने घर आ जाता है और अपने बेड पर लेट जाता है। बेड पर पड़े पड़े ही वो अपने पास्ट में खो जाता है, जहां वो अपने रोनी अंकल से कहता है कि अंकल, मैं बड़े होकर शेफ बनना चाहता हूं। लेकिन उसके अंकल उसे खींचकर एक तमाचा लगा देते हैं और उससे कहते हैं कि लाइफ बहुत बड़ी है जिसमें शेफ बनकर गुजारा नहीं किया जा सकता। लेकिन सासाकी अपने अंकल की बात नहीं मानता, क्योंकि जब भी वो खाना बनाता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। अब वो अपनी यादों में ही था, तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आ जाती है
जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे लास्ट डिश बनानी होगी, जिसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे भी दिए जाएंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये लास्ट डिश जापान में नहीं बल्कि चाइना में बनानी होगी, और चाइना तक आने का जो भी खर्चा होगा वो लोग ही मैनेज करेंगे। इसके अलावा वो आगे कहता है कि अगर तुमने डिश को उसी तरह बना दिया जैसी हमारी डिमांड है तो तुम्हें अलग से 3 मिलियन येन रिवॉर्ड के तौर पर दिए जाएंगे। अब इतने सारे पैसे सुनकर सासाकी चाइना जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो चाइना जाने से पहले अपने दोस्त जॉन के पास जाता है। उस दौरान उसका दोस्त अपने रेस्टोरेंट में खाना बना रहा था। उसे देखकर सासाकी उससे कहता है कि तुम ये क्या बकवास खाना बना रहे हो। तो जॉन उससे कहता है कि मेरे इसी खाने के सभी दीवाने हैं। तो सासाकी उससे कहता है कि अगर तुम्हें लोगों को कुछ खिलाना ही है तो कुछ ढंग का खाना खिलाया करो। इसके बाद जॉन उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो फिर जॉन उसे सारी बात बताता है कि उसके पास चाइना से एक ऑफर आया है जिसमें उसे उनके किसी इंपीरियल हाउस में लास्ट डिश को बनाना होगा, जिसके लिए वो उसे अच्छे खासे पैसे भी देंगे। तो जॉन उससे कहता है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग तुम्हें अच्छे पैसे दे रहे हैं तो इससे तुम अपना सारा कर्जा जल्द ही खत्म कर पाओगे। अब सासाकी भी उसकी बात से सहमत हो जाता है, लेकिन सासाकी के जाने से पहले जॉन उससे पूछता है कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम रोनी अंकल के फ्यूनरल में क्यों नहीं आए थे, जबकि तुम भी इस बात को जानते थे कि उनकी लास्ट विश थी कि तुम उनके फ्यूनरल में जरूर आना। अब ये सुनकर सासाकी उदास होते हुए कहता है कि जब वो 15 साल का था तब उसने रोनी अंकल से शेफ बनने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद वो अनाथालय से भाग गया था और वो दोबारा वहां नहीं जाना था। इसी वजह से वो फ्यूनरल में भी नहीं जा पाया। अब जॉन उससे कहता कि तुम्हें एक बार आना चाहिए था। अब ये सुनकर सासाकी वहां से चला जाता है और वो चाइना जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद वो चाइना के बीजिंग शहर में पहुंच जाता है। इसके बाद वो किसी बड़े से रिसोर्ट में जाता है जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है जिसका नाम किंग मिंग यांग है। ये भी अपने जमाने का एक लेजेंडरी शेफ रह चुका है। अब यांग सासाकी को उसका काम बताने की बजाय उससे उसकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने लगता है। वो सासाकी से कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा रेस्टोरेंट फिर से खुल जाए और तुम्हारे ऊपर जो भी कर्जा है वो भी माफ हो जाए। अब इतना सुनने के बाद सासाकी चौंक जाता है और सोचने लगता है कि भाई इन दादाजी को मेरे बारे में सब कुछ पता है। अब सासाकी उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहता। इसके बाद यांग उसे मंचूहैन इंपीरियल फेस्ट के बारे में बताता है जिसे चाइना किंग डायनेस्टी में बनाया गया था, और आज से कई साल पहले जापानीज आर्मी के कहने पर वहाँ अलग अलग डिश की एक बुक तैयार की गई थी जिसमें तरह तरह डिश की रेसिपी लिखी गई थी, और उन रेसिपीज को किसी और ने नहीं बल्कि खुद यांग ने एक जापानीज शेफ जिसका नाम निक था उसके साथ मिलकर तैयार की थी। लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि ना ही तो उसके पास वो बुक है और ना ही उसे सभी डिश की रेसिपी याद है, और यही वजह है कि यांग ने सासाकी को चाइना बुलाया है ताकि वो उन सभी डिश को तैयार कर सके। इसके बाद यांग उससे कहता है कि तुम अगर चाहो तो निक के साथ जो भी लोग काम करते हैं तुम उनकी हेल्प भी ले सकते हो। अब सासाकी ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उस बुक में लगभग 100 से भी ज्यादा डिशेस की रेसिपी थी और सासाकी के पास इतना समय नहीं है कि वो आराम से इनको तैयार कर सके, क्योंकि पहले तो उसे निक की बुक को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद उन डिशेस को तैयार करना होगा। इसके अलावा उसे तो किसी भी हालत में 1 साल से पहले अपना कर्ज चुकाना होगा। अब यांग उसके फेस एक्सप्रेशन से जान जाता है कि सासाकी इस काम के लिए थोड़ा हेजिटेट कर रहा है, इसलिए यांग उसके सामने नोटों की गड्डी रख देता है। यांग उससे कहता है कि अगर तुमने उन सभी डिश को तैयार कर दिया तो हम तुम्हें 50 मिलियन येन देंगे, लेकिन तुम्हें सबसे पहले इंपीरियल हाउस होल्ड एजेंसी में विजिट करना होगा, क्योंकि वहीं से ही निक ने अपनी कुकिंग जर्नी स्टार्ट की थी। अब इतने सारे पैसे देखकर सासाकी सोच में पड़ जाता है कि अगर उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी सारी प्रॉब्लम एक बार में ही खत्म हो जाएगी। अब वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो यांग से पूछता है कि आखिर ये निक कौन है, जिसके बाद यांग उससे कहता है कि निक के बारे में तुम्हें इंपीरियल हाउस जाने के बाद खुद पता चल जाएगा। अब जब सासाकी इंपीरियल हाउस होल्ड एजेंसी पहुंच जाता है तो वहाँ एक एजेंट उसे निक के बारे में बताता है कि निक एक नामी शेफ था और उसके अंदर भी वही पावर थी जो सासाकी के अंदर है। लेकिन इतनी जानकारी सासाकी के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि उसे उन लोगों के बारे में भी जानकारी हासिल करनी थी जो निक के साथ काम किया करते थे, ताकि उनकी मदद से सासाकी लास्ट डिश को तैयार कर सके। अब सासाकी वहां से जा रहा होता है, तभी वो एजेंट उसे कमाता नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताता है जो कि एक टाइम पर निक का हेल्पर हुआ करता था और उसने निक के साथ कई सारी डिशेस को बनवाने में उसकी हेल्प की थी। अब उस फाइल में उसका एड्रेस भी लिखा होता है, जिसके बाद सासाकी उस एड्रेस पर जाने लगता है। अब सासाकी कमाता के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो निक के बारे में उससे पूछने लगता है। निक का नाम सुनते ही कमाता थोड़ा इमोशन हो जाता है,
क्योंकि उसने काफी सारा समय निक के साथ स्पेंड किया था। अब सासाकी उसे सारी बात बताने के बाद निक की रेसिपी बुक उससे मांगता है, लेकिन कमाता उससे कहता है कि उसके पास निक की कोई भी रेसिपी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उनसे रिलेटेड कुछ बातें बता सकता हूँ। जिसके बाद सासाकी उनसे कहता है कि कौन सी बातें हैं। अब कमाता फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हमें 1933 का सीन दिखाया जाता है, जहां निक अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और हेल्पर कमाता के साथ मंचूरिया नाम के एक नए शहर में जा रहा होता है। दरअसल निक को आर्मी हेडक्वार्टर में बुलाया गया था, क्योंकि निक की कुकिंग के चर्चे पूरे शहर में मशहूर थे। अब वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो मंचूरिया का चीफ निक को बताता है कि तुमने चाइना के इंपीरियल फेस्ट और फ्रांस के लुइस डिशेस के बारे में तो खूब सुना होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा जापानीज खाना भी दुनिया भर में फेमस हो जाए। दरअसल ये चीफ भी एक जापानीज है जो कि चाइना में मिलिट्री जॉब करता है, लेकिन वो चाइना में रहते हुए भी अपने देश का नाम रोशन करना चाहता है। अब चीफ निक से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे शेफ हो और तुम्हारी कुकिंग के चर्चे हर जगह होते रहते हैं। साथ ही तुमने खाना बनाना पेरिस में सीखा है, जिससे तुम्हें जापानीज और वेस्टर्न दोनों तरह के डिशेस की जानकारी है। इसलिए हम चाहते हैं कि इंपीरियल फेस्ट में हम अपनी जापानीज डिशेस को भी सर्व करें। और अब हाल ही में चाइना और फ्रांस के बीच ये फेस्ट होने वाला है, जिसके लिए हमें बेहतरीन शेफ की जरूरत पड़ेगी और तुमसे अच्छा शेफ हमें कहीं नहीं मिल सकता। चीफ एक बार फिर से निक को याद दिलाते हुए कहता है कि सुनो, हमें दुनिया भर में अपनी जापानीज डिशेस को मशहूर करना है और चाइनीज ग्रेट इंपीरियल फेस्ट में कम से कम 108 डिशेस होंगी। इसीलिए कोशिश करना कि तुम ज्यादा से ज्यादा न्यू जापानीज डिशेस को तैयार कर सको। अब निक चीफ की बात मान लेता है, क्योंकि निक को भी खाना बनाने का काफी शौक था और ये निक के लिए सुनहरा मौका भी था, जहाँ वो बिना बजट की परवाह किए नई नई डिशेस बनाकर सीख सकता है। अब निक को एक किचन दिखाया जाता है, जहाँ चीफ उसकी हेल्प करने के लिए 4 वर्कर्स भी प्रोवाइड करता है, ताकि उसका ये मिशन जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। अब निक को किचन के हेड शेफ से मिलवाया जाता है, जो कि उम्र में अभी निक से काफी छोटा है, लेकिन ये भी कुकिंग के मामले में निक से कम नहीं है। अब इस हेड शेफ का नाम यांग है। दोस्तों, ये वही यांग है जिसने सासाकी को जापान से चाइना बुलाया है। अब यांग निक और उसकी वाइफ के लिए किंगफिशर विंटर मिलियन बॉइल्ड इन रॉयल क्रिस्टल नाम की एक फैंसी डिश बनाकर सर्व करता है। उफ, कितना बड़ा नाम है। अब निक इस डिश की खुशबू से ही काफी खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अब निक उस खाने को टेस्ट करता है और उसे वो खाना काफी अच्छा लगता है। अब निक किचन में इस डिश का सीक्रेट मसाला चेक करने लगता है, लेकिन यांग मसाले को झट से उठाकर अपने झोले में डाल लेता है। फिर यांग निक से पूछता है कि क्या मैं आपका असिस्टेंट बनने लायक हूँ या नहीं। इस पर निक उसे हाँ कर देता है। अब निक भी अपने काम में लग जाता है, इसलिए वो सबसे पहले यांग की बनाई हुई डिश को बनाने लगता है। पहली बार तो उसे डिश का सेम टेस्ट नहीं मिलता, इसलिए वो दोबारा से उस डिश को बनाने लगता है और इस बार वो डिक्टो उसी टेस्ट की डिश तैयार कर देता है जैसी यांग ने बनाई थी। अब यांग जब डिश को चेक करता है तो वो भी चौंक जाता है कि मैंने तो इन्हें अपने सीक्रेट मसाले की रेसिपी बताई नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इस डिश को बना लिया। अब ये देखकर यांग निक से काफी इंप्रेस हो जाता है। वो निक से पूछता है कि आपने ये कैसे किया, जिसके बाद निक उसे बताता है कि वो जो भी चीज एक बार खा लेता है फिर वो आसानी से उसे रिक्रिएट कर सकता है। अब यांग निक के साथ मिलकर अलग अलग तरह की डिश बनाने लग जाते हैं। वहीं निक की वाइफ अपने कैमरे से उसकी फोटो क्लिक करती रहती है। अब धीरे धीरे करके निक कई सारी डिशेस को बना लेता है। वो कई तरह की वेज और नॉन वेज डिशेस बनाता है और उन डिशेस को चीफ से भी टेस्ट करवाता है, ताकि चीफ को भी उसका खाना पसंद आ सके। अब एक बार जब चीफ उसके खाने को चेक करता है तो उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, जिससे निक को लगता है कि उसकी डिश अच्छी नहीं बनी होगी। लेकिन जब चीफ सभी डिशेस को टेस्ट कर लेता है तो वो निक से कहता है कि निक, तुमने तो कमाल कर दिया। ये सुनकर निक को अच्छा लगता है। अब निक उन सभी डिशेस को अपने हेल्पर कमाता और हेड शेफ यांग से भी रिक्रिएट करवाता है, लेकिन वो दोनों हर बार कुछ ना कुछ गलती कर रहे थे और वो ठीक तरह से उसे कॉपी नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से निक बार बार उनके खाने को फेंक रहा था। वो उनसे दोबारा खाना बनाने को कहता है। अब जब सासाकी ये सुनता है तो वो भी चौंक जाता है, क्योंकि सासाकी के अंदर भी यही आदत थी और उसकी इसी आदत की वजह से आज वो अपने रेस्टोरेंट को बंद करवा कर बैठा है। अब कमाता आगे बताता है कि निक की आदत की वजह से हम सभी काफी परेशान हो गए थे, लेकिन निक की वाइफ चीजू काफी काइंड हार्टेड लेडी थी और वो उन दोनों की प्रॉब्लम को समझती थी, इसलिए उसने अपने कैमरे में उन फोटो को लेना भी शुरू कर दिया जब निक कोई नई डिश तैयार करता था, ताकि रिकॉर्ड की मदद से वो उन दोनों की हेल्प कर सके और अगली बार जब भी वो लोग किसी भी डिश को रिक्रिएट करे तो उन्हें ऐसा करने में आसानी हो जाए। अब चीजू का ये आइडिया काम भी कर गया था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने हस्बैंड की बनाई हुई डिशेस की फोटोज को लिखना शुरू करेगी, ताकि आगे चलकर ये काम आ सके। अब चीजू अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन अपनी वाइफ को काम करता देख वो थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेगनेंसी की हालत में भी उसके लिए काम कर रही थी, लेकिन वो चीजू को खुश देखकर उसे ऐसा करने से रोकता नहीं है।
अब जैसे जैसे निक नई नई डिश बनाते जाते हैं, चीजू उस डिश का नाम और उसकी स्पेशलिटी को एक पेपर पर लिखकर वॉल पर चिपका देती थी, जो आगे चलकर इनके मेन्यू कार्ड की तरह काम करने वाली थी। अब धीरे धीरे वो दीवार लगभग पूरी भर जाती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि चीजू एक बेबी गर्ल को जन्म देती है, लेकिन डिलीवरी के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। अपनी वाइफ की मौत के बाद निक काफी डिप्रेस हो जाता है। वो अपने गम को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय कुकिंग करने में बिताने लगता है। अब उसके दोस्त भी उन डिशेस को खाते समय इमोशन हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी चीजू को मिस करते हैं। अब निक भी अपनी बेटी को अकेले ही बड़ा करने के फैसला करता है। वो किसी दूसरी लेडी से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो चीजू से बहुत प्यार करता था और हमेशा करता रहेगा। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ सासाकी कमाता से कहता है कि मैं समझ गया कि निक एक महान शेफ था, लेकिन अभी मुझे उसकी लाइफ स्टोरी सुनने से ज्यादा उसकी रेसिपी बुक की नीड है। इसलिए तुम मुझे बस ये बताओ कि निक की बुक कहाँ मिलेगी। तो इस पर कमाता उससे कहता है कि उसे बुक के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर तुम सच में उस बुक को पाना चाहते हो तो तुम्हें रशिया जाकर जोसेफ से मिलना चाहिए। अब सासाकी रसिया चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जोसेफ तो कई साल पहले ही भगवान के पास जा चुका है। वही जोसेफ का बेटा एक रेस्टोरेंट चलाता है। अब सासाकी उससे निक के बारे में पूछता है तो टॉम उसे बताता है कि जब निक अंकल अपनी बेटी के साथ यहाँ आए थे, उस दौरान मैं काफी छोटा था। मेरे डैड निक अंकल को अक्सर रसिया बुलाया करते थे, क्योंकि निक अंकल काफी अच्छा खाना बनाते थे। इसके बाद सासाकी उससे कहता है कि फिर तो तुम्हें निक की रेसिपी बुक के बारे में भी पता होगा। इस पर टॉम उसे कहता है कि मुझे बुक के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि निक अंकल ने जापानीज फेस्ट पूरी 120 तरह के डिशेस बनाकर रिकॉर्ड सेट कर दिया था, जिस वजह से वो काफी फेमस भी हो गए थे और उन्हें कुकिंग से रिलेटेड कई अवार्ड भी मिले थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ सालों पहले निक उनके हमारे पास वापस आए थे। वो अपनी रेसिपी बुक मेरे डैड को देना चाहते थे, क्योंकि उस दौरान मंचूरिया में कुछ क्राइसिस चल रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ युद्ध जैसे माहौल बन गए थे और निक को डर था कि कहीं उसकी रेसिपी लीक ना हो जाए, जिससे दूसरे देश उन डिशेस को अपनाना कहने लग जाए, क्योंकि मंचूरिया में अलग अलग देशों के लोग रहा करते थे। टॉम आगे बताता है कि मंचूरिया के आर्मी हेडक्वार्टर में ही एक चाइनीज शेफ भी था। उसने तो निक की कुछ रेसिपी चाइना को दे भी दी थी, और जब निक को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसके साथ मारपीट भी शुरू कर दी थी, क्योंकि निक अपनी रेसिपी चाइनीज के हाथों नहीं लगने देना चाहता था। इसीलिए निक ने उस चाइनीज शेफ को काम से भी निकाल दिया था। अब टॉम जिस चाइनीज शेफ की बात कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि यांग ही है, और उसी ने ही निक की रेसिपी चुराने की कोशिश की थी। अब ये सुनकर सासाकी को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि यांग ने पहले तो उसे जापान से चाइना बुलाया ताकि वो निक की रेसिपी को पूरा कर सके, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद ही पूरी सच्चाई को छिपा कर बैठा है। अब सासाकी सीधा यांग के पास जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने निक को धोखा क्यों दिया। इस पर यांग उससे कहता है कि मैंने निक को धोखा नहीं दिया, बल्कि निक तो मेरे गुरु के समान थे। इसके बाद यांग उसके सामने एक लेटर रखता है। जब सासाकी उस लेटर को पढ़ता है तो उसे समझ आता है कि निक ने यांग को काम से क्यों निकाला था। दरअसल निक को पता चल गया था कि चीफ ने उसे सिर्फ खाना बनाकर जापान का नाम रोशन करने के लिए हायर नहीं किया था, बल्कि वो निक की पॉपुलैरिटी का यूज करके चाइनीज लीडर्स को फेस्ट में इनवाइट करना चाहता था और फिर उन्हें जहर वाला खाना खिलाकर मारना चाहता था, जिससे जापान और भी आसानी से चाइना को अपने कब्जे में कर सकता था। लेकिन निक चीफ के इस गलत काम में उसका साथ नहीं देना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर यांग पर रेसिपी बुक को चुराने का इल्जाम लगाता है ताकि वो उसे काम से निकाल सके और चीफ के गलत काम की वजह से उसको कोई नुकसान ना पहुंच सके। अब निक अपनी रेसिपी बुक की एक डुप्लीकेट बुक तैयार करता है, जिसे वो जोसेफ को दे देता है और अपनी रियल रेसिपी बुक को चीफ और बड़े अधिकारियों के सामने जला देता है और उनसे कहता है कि मैंने अपनी बुक की सभी रेसिपी को इस आग में जला दिया है, क्योंकि मैं तुम्हारे घिनौने काम में कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अब निक की इस हरकत के बाद चीफ को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो निक को जेल में बंद कर देता है और उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। अब निक की हत्या की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। अब वो लोग निक की बेटी को भी नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए निक के साथ काम करने वाले एक शेफ ने निक की बेटी को अपने पास रख लिया और वो अपने बेटे रॉनी और निक की बेटी प्रिंसी को लेकर वहाँ से भाग गया। यांग आगे बताता है कि जब कुछ सालों बाद मंचूरिया का माहौल शांत हुआ तो वो प्रिंसी की खोज में निकल पड़ा, जिसके बाद उसे पता चला कि उस शेफ की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन प्रिंसी एक सिंगल मदर है जो अपने बेटे के साथ रहती है। अब इसके बाद यांग प्रिंसी को उसके डैड यानी कि निक की अमानत उसे लौटा देता है, जिसके बाद प्रिंसी और रॉनी उस बुक की मदद से एक रेस्टोरेंट खोलते हैं और उनका रेस्टोरेंट काफी अच्छा खासा चलता भी है। लेकिन एक दिन अचानक उनके रेस्टोरेंट में भयंकर आग लग जाती है, जिसके बाद प्रिंसी को याद आता है कि उसके डैड की रेसिपी बुक तो रेस्टोरेंट के अंदर ही रह गई, इसीलिए वो उस बुक को लेने के लिए अंदर चली जाती है। अब प्रिंसी बुक को तो बचा लेती है, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाती। अब प्रिंसी की मौत के बाद रोनी बुरी तरह से टूट जाता है।
इसके बाद वो एक अनाथालय खोलता है जिसमें वो प्रिंसी के बेटे को अपने बेटे की तरह पालता है। अब पूरी कहानी सुनने के बाद यहाँ एक सीक्रेट पता चलता है। दोस्तों, वो अनसुलझा सीक्रेट ये है कि सासाकी की ही निक का नाती है, उसका खून है, जिस वजह से उन दोनों की आदतें बिल्कुल सिमिलर है। अब स्टोरी जानने के बाद सासाकी को समझ आ जाता है कि प्रिंसी और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ थी और निक उसके नाना थे, और यही रीजन है कि सासाकी के अंदर भी कुकिंग को लेकर इतना पैशन है जितना निक के अंदर था। और इसी कारण की वजह से रॉनी अंकल नहीं चाहते थे कि सासाकी शेफ बने, क्योंकि खाने की वजह से ही उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। यांग आगे कहता है कि जब रॉनी की मौत हुई थी तब जाकर जॉन के जरिए हमें तुम्हारे बारे में पता चला था, और मैं चाहता था कि तुम खुद अपने पूर्वजों की रियल स्टोरी से रूबरू हो, और जानबूझकर हमने लास्ट रेसिपी के नाम से ये मिशन शुरू किया और तुम्हें ये मिशन दिया। अब सारी सच्चाई जानने के बाद सासाकी को कुछ समझ नहीं आता कि वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे, इसलिए वो वापस चला जाता है। अब वो अपने दोस्त जॉन के पास जाता है और सारी बात बताता है, लेकिन जॉन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे तो पहले से ही तुम्हारी सच्चाई पता थी। दरअसल अंकल रॉनी ने पहले ही जॉन को उसकी सारी बात बता थी। वो चाहते थे कि जब सासाकी बड़ा हो जाएगा तो वो उसे उसके पूर्वजों की रेसिपी बुक दे देंगे, लेकिन वो 15 साल की उम्र में ही अनाथालय छोड़कर भाग गया था, जिस वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए थे। और उसके बाद भी सासाकी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कुकिंग की वजह से वो बहुत बड़े कर्जे में डूब गया था, और अगर वो रोनी से मिलता तो वो उनका सामना नहीं कर पाता, क्योंकि रोनी ने पहले ही उससे कहा था कि कुकिंग करके तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। और आज तो उनकी कही बात सच हो चुकी थी। अब कहानी 3 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहां सासाकी उस अनाथालय की रिस्पांसिबिलिटी संभाल रहा था जहां वो बचपन में रहता था। अब वो अपने नाना की रेसिपीज को बिल्कुल वैसे ही बनाता है जैसे उसके नाना बनाया करते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्टोरी अच्छी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। राधे राधे।